वेलकम टू द मास्टर ऑफ सोशल वर्क। मेरा नाम मंजरी तिवारी है और मैंने अपना नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया है सोशल वर्क सब्जेक्ट में। इसके अलावा मुझे 4 साल का एक्सपीरियंस रहा है डेवलपमेंट सेक्टर का। और अगर आप फॉर द फर्स्ट टाइम हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसपे आपको डेली क्विजेज़ और डेली अपडेट मिलते रहेंगे। चलिए अभी आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिट 9 से रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं, जिसमें हम डिसऑर्डर्स के बारे में कुछ डिस्कशन करने वाले हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि नॉर्मेलिटी क्या है ना, या एबनॉर्मेलिटी क्या है। किसी भी डिसऑर्डर या मेंटल इलनेस से जानने से पहले हमें समझना होगा कि भाई सामान्य किसे कहेंगे या असामान्य किसे कहेंगे, कब माना जाएगा कि ये सामान्य व्यवहार है, कब माना जाएगा कि ये असामान्य व्यवहार है। तो सबसे पहले जब हम देखते हैं तो नॉर्मलिटी क्या होती है, वो एक कॉमन पैटर्न होता है। मतलब कॉमन पैटर्न का क्या मतलब, जिस जिस व्यवहार को अधिकतर लोग कर रहे होंगे, है ना, मेजोरिटी में लोग ऐसा व्यवहार कर रहे होंगे, और जो चीज़ मेजोरिटी में हो रही है मतलब वो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल है ना। तो इस प्रकार का जो व्यवहार है जिसमें व्यक्ति कॉमन बिहेवियर कर रहा है, मेजोरिटी जो लोग कर रहे हैं वैसा बिहेवियर वो भी कर रहा है जो कोई इंडिविजुअल है, और उसके व्यवहार से लोगों को कोई समस्या नहीं आ रही है। वो अपना काम बेहतर तरीके से कर पा रहा है ना, अपनी जो कैपेसिटी है, उसकी जो क्षमता है उसको बेहतर तरीके से यूज़ कर पा रहा है अपने लिए। जैसे कोई व्यक्ति है ना, उसने पढ़ाई पूरी कर ली, अब वो जॉब कर रहा है, पैसे कमा रहा है, अपना नॉर्मल डेली लाइफ जी रहा है ना। अपने सोशल जो सराउंडिंग्स है, उसके चारों तरफ का जो सामाजिक परिवेश है उसमें अच्छे तरीके से समायोजित हो जा रहा है ना। ये सारी चीज़ें होती हैं, मतलब एडजस्टमेंट करना, लोगों के साथ एक अच्छा व्यवहार बिहेवियर रखना, और ऐसे बिहेवियर जो लोगों के लिए भी एक्सेप्टेबल हो, मतलब समाज के लिए, और जो व्यक्ति इंडिविजुअल है उसके लिए भी सेटिस्फाइंग हो। तो ये माना जाता है आपका कि ये नॉर्मल बिहेवियर है। और जब यही यहाँ से ये बिहेवियर क्या होता है कई बार, जब इसमें आप चेंज देखते हो ना, लोगों के जो व्यक्ति होते हैं, मतलब इंडिविजुअल कोई है, जब उसे किसी चीज़ को लेकर कोई मन में फ्रस्ट्रेशन आता है, या किसी सिचुएशन को लेकर कोई कन्फ्लिक्ट होता है ना, संघर्ष पैदा होता है उसके मन में, या किसी प्रकार से उसके इमोशंस में ऐसा होता है कि वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता है, या इस प्रकार से जो भी पैटर्न्स आपको देखने को मिलते हैं जिसकी वजह से उसको समाज में या लोगों के साथ एडजस्टमेंट करने में प्रॉब्लम आती है, उसकी पर्सनैलिटी इस प्रकार से डेवलप होती है, तो ये आपका एबनॉर्मलिटी में जाने लगता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने एक सिंपल तरीके से समझा है कि नॉर्मलिटी और एबनॉर्मलिटी क्या है, मतलब सामान्यता और असामान्यता क्या है। ठीक है, फिर अब देखिए इसकी कुछ विशेषताएं हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती है नॉर्मलिटी की, सामान्यता। ठीक, यहाँ पे हिंदी और ये इंग्लिश बोथ है, आप देख सकते हो। ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप समझिएगा इसको। देखिए, एक होता है परसेप्शन ऑफ रियलिटी। नॉर्मलिटी का क्या मतलब हो गया कि आपके आसपास की जो भी चीज़ें जैसी हैं आप उसको वैसे ही अंडरस्टैंड कर रहे हो, है ना, उसको इंटरप्रेट कर रहे हो। उसमें ऐसा नहीं है कि कुछ कोई चीज़ दिख रही है आपको, अब ऐसा नहीं है कि कहीं रस्सी दिख रही है तो आप उसको सांप समझ रहे हो। भाई रस्सी है तो आप उसको उसी तरीके से रियलिटी जो है, मतलब लोग आपसे जैसा नॉर्मल बिहेव कर रहे हैं आप वैसा ही देख रहे हो, आप कुछ अलग रियलिटी से हट के कुछ नहीं देख रहे हो, है ना। फिर होता है पॉजिटिव सेल्फ एटीट्यूड, सकारात्मक आत्म दृष्टिकोण। जो व्यक्ति है उसके अंदर ये होगा कि वो उसकी जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो उसकी स्ट्रेंथ है चाहे वीकनेस है ना, वो उसको एक्सेप्ट करता है। सेल्फ एटीट्यूड अपने तरफ है, सकारात्मक है कि चलो भाई हमारे अंदर अगर ये कमी है, हमारे अंदर ये अच्छाई है, तो वो इसको एक्सेप्ट कर रहा है कि वो जैसा है वो सही है। ठीक है, फिर है स्ट्रेस एंड एंजाइटी रेजिलियंस। मतलब रेजिलियंस मतलब होता है कि आप अगर आपको कोई स्ट्रेस हो रहा है ना, तनाव हो रहा है या एंजाइटी दुश्चिंता हो रही है, उसमें आप कैसे कोप कर रहे हैं, उससे कैसे आप उससे फेस कर रहे हैं, है ना। ये चीज़ बहुत मैटर करती है यहाँ पे नॉर्मलिटी में। तो आपके अंदर ये एबिलिटी होती है कि आप एक बेहतर तरीके से, इफ़ेक्टिव तरीके से जो एंजाइटी है या स्ट्रेस है उससे फेस कर रहे हैं, उसको झेल रहे हैं, या जो भी कहते हैं ना, आपको हल्का फुल्का एग्जाम का स्ट्रेस होता है कई बार। ठीक है, तो आप क्या करते हो, आप दूसरे तरीके से स्ट्रेस को कम करने की कोशिश करते हो, म्यूजिक सुन लेते हो, या अपने फ्रेंड से डिस्कशन कर लेते हो, बात कर लेते हो, या आप अपना स्टडी प्लान बना के उस पर पढ़ाई करना शुरू कर देते हो। तो ये आपका रेजिलियंस है, आप किस तरीके से यूज़ कर रहे हो।
अब वही चीज़ जब बढ़ जाएगी, स्ट्रेस जब आपके कंट्रोल में नहीं होगा, तब ये आपके लिए समस्या बन जाएगी, ठीक है। फिर आता है आपका बैलेंस्ड लाइफ स्टाइल, मतलब आपका जो जीवन है वो संतुलित है। अब उसमें आप अपना जो डेली वर्क है वो आप कर रहे हो, बच्चे हैं तो खेल रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, है ना, जो भी आपका लेजियर एक्टिविटीज़ है आप वो कर रहे हो, जो भी आपकी जो भी चीज़ें हैं, ठीक। तो बैलेंस लाइफ स्टाइल है आपका। ऐसा नहीं है कि आपके काम में कोई बाधा आ रही है या आपके पर्सनल लाइफ में कोई बाधा आ रही है, सारी चीज़ें बैलेंस्ड है। मतलब बाधा इन द सेंस यहाँ पे कि जिसकी वजह से वो हार्मफुल हो जाए आपके लिए या दूसरों के लिए, ठीक, वो नहीं होना चाहिए। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग विलिंगनेस, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपके अंदर एक इच्छा होनी चाहिए, विलिंगनेस होनी चाहिए। अब कोई समस्या आ रही है और आपको मन नहीं कर रहा है उस समस्या का समाधान करने का, या आप उस समस्या देख के घबरा जा रहे हैं, तो वो समस्या की बात है। लेकिन जब आप उसको सॉल्व करने के लिए रेडी हो, जैसे एग्ज़ाम का आपको टेंशन हो रहा है कि भाई हमारा एग्ज़ाम है जून में और हमें उसके लिए पढ़ाई करनी है, तो आपके अंदर ये चीज़ है कि हाँ मैं इसके लिए आपके अंदर इच्छा शक्ति है कि मैं प्रिपरेशन करूँगा या करूँगी और फिर एग्ज़ाम में मैं अच्छा परफॉर्म करूँगा, है ना। तो आप उसके लिए क्या है, जो अलग अलग अप्रोचेज है आप उसको यूज कर रहे हो, है ना, उसको आपके लिए वो चैलेंज है, टास्क है, आप उसको पूरा कर रहे हो, ठीक। तो ये आपके अंदर होना चाहिए, विलिंगनेस होनी चाहिए प्रॉब्लम सॉल्व करने की। फिर होता है अडेप्टेबिलिटी, कैपेसिटी टू एडजस्ट टू करेंट सिचुएशन इफेक्टिवली। जो भी करंट सिचुएशन है आपके पास, आप उसको उसके अनुसार खुद को ढाल रहे हो, चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हो, एडजस्ट कर रहे हो जहाँ पे जरूरत पड़ रही है। तो अपनी कैपेसिटी का आप यूज़ करके अपने लाइफ को बेटर बनाने की कोशिश कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें अगर आपके अंदर दिख रही हैं तो आप एक नॉर्मलिटी हम कह सकते हैं कि आपके अंदर नॉर्मल लक्षण है, सामान्यता के लक्षण है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एबनॉर्मलिटी। देखिए एबनॉर्मलिटी क्या होता है, यही है कि जब जब आप नॉर्मल साइकोलॉजिकल बिहेवियर जो होता है आपका, उसमें कोई चीज़ विकृति आ जाए, है ना, कोई समस्या आ जाए, वो एग्जॉस्ट कुछ उसके अंदर चेंजेस आ जाए, जो आपका नॉर्मल बिहेवियर है, तो साइकोलॉजिकल बिहेवियर में वो अगर चेंजेस आ रहे हैं तो वो आपका नॉर्मलिटी में चला जाता है, जिसकी वजह से आपका जो डेली लाइफ है वो चीज़ें अफेक्ट हो रही है ना। सामान्य रूप से आप जो काम करते हो उसमें कोई समस्या आ रही है, यूजुअल जो आपका वर्क करने का तरीका है, पैटर्न है, लोगों के साथ आपका बिहेवियर है, उसमें आप देखते हो बदलाव आता है। आपका यहाँ मतलब मैं उदाहरण दे रही हूँ, तो इसे ऐसा मत सोचिएगा कि ये हर एक में ये चीज़ होगी ही होगी, ठीक है। तो ये ऐसा होता है, ठीक है, फिट कॉमन फॉर्म्स ऑफ बिहेवियर। अब इसमें आपको क्या हो रहा है, मेल एडजस्टमेंट होगा, मतलब कि आपको एडजस्टमेंट करने में समस्या आएगी। अपना जो सोसाइटी है, जो आपका कल्चर है ना, लोगों के साथ व्यवहार जो है, आपके कलीग्स है, आपके फ्रेंड्स है, फैमिली है, उसके साथ आपको प्रॉब्लम हो रही होगी एडजस्टमेंट करने में, जब एबनॉर्मल बिहेवियर आप देखेंगे तो, ठीक है। दिस डेविएशन इज ऑफन अनफेवरेबल एंड पैथोलॉजिकल। देखिए कई बार ऐसा होगा कि ये अक्सर ऐसे टाइप का जो डेविएंट का मतलब यहाँ विचलन है, मतलब आपका जो व्यवहार में जो विचलन आ रहा है, आपके साइकोलॉजिकल जो बिहेवियर है उसमें जो डेविएशन आ रहा है, उसकी वजह से ये आपके लिए अनफेवरेबल हो जाता है, और कई बार इसमें आपको पैथोलॉजिकल सपोर्ट की भी जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ब्राउन ने एबनॉर्मल इसके बारे में कुछ कहा है कि एबनॉर्मल साइकोलॉजिकल फिनोमिना आर सिंपल एग्जिस्टेंस और डिसगाइज्ड परवेटेड डेवलपमेंट ऑफ नॉर्मल साइकोलॉजिकल फिनोमिना। मतलब हिंदी में यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्राउन के अनुसार असामान्य मनोवैज्ञानिक घटनाएं सामान्य मनोवैज्ञानिक घटनाओं के सरल अतिशयोक्ति या प्रच्छन्न विकास है। मतलब असामान्य मनोवैज्ञानिक घटनाएं क्या होंगी, जब सामान्य आपका जो मनोवैज्ञानिक घटना है या सोचने का तरीका, उसमें जब कोई विकृति आ जा रही है ना, उसमें कुछ उस प्रकार का विकास हो जा रहा है, तो ये आपका एबनॉर्मल बिहेवियर हो जाएगा, एबनॉर्मलिटी में आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं अब नेक्स्ट। अब इसके भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कुछ, जैसे अल्टर्ड थिंकिंग प्रोसेस, चेंजेस इन अ पर्सन थिंकिंग मेमोरी एंड परसेप्शन। अब देखिए जो सोचने का तरीका होता है एबनॉर्मल लोगों का, आप देखोगे वो चेंज हो जाता है, वो देखेंगे आप बहुत या तो नेगेटिव चीज़ें सोचेंगे या किसी प्रकार का, मतलब वो जो नॉर्मल लोगों की तरह उनका सोचने का तरीका नहीं होगा, है ना। उनके मेमोरी में समस्या, जैसे आप देखोगे कि याददाश्त कमज़ोर हो जाता है ना, चीज़ों को मेमोराइज नहीं कर पाते हैं, परसेप्शन देखने का जो तरीका है, रियलिटी को देखने का तरीका उनका बदल जाता है, तो ये समस्याएं आती है। रिड्यूस वर्क एफिशिएंसी, देखिए मेंटल जब अब नॉर्मल पर्सन होगा तो उसकी जो भी एबिलिटीज़ हैं, है ना,
फिजिकल हो, मेंटल हो, वो सारी घट जाती है, एफिशिएंसी उसकी कम हो जाती है ना। वो अपना जो परफॉर्मेंस है, कोई टास्क उसको दिया जा रहा है, उसको करने में उसको प्रॉब्लम आएगी। डेली लाइफ की भी चीज़ें करने में कई बार लोगों को प्रॉब्लम आने लगती है। वो सिंपल सा अपना जो डेली वर्क है, एक दैनिक दिनचर्या जो होता है, वो भी नहीं कर पाते हैं, ठीक है। फिर फॉरगेटफुलनेस, इंक्रीज इंसिडेंट्स ऑफ मेमोरी लैप्सेस। अब ऐसा क्या होता है, चीज़ों को भूलने लगते हैं, अधिकतर देखा जाता है ये समस्या बहुत कॉमन हो जाती है जिनके साथ एबनॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो। फिर अनहैप्पीनेस, खुशी नहीं फील करेंगे, सैडनेस होगा, डिससेटिस्फाइड होंगे अपने लाइफ से। अब देखते हो डिप्रेशन वगैरह की जो लक्षण है, आपको ये सारी चीज़ें दिख जाती हैं वहाँ पे, सैडनेस है, डिससेटिस्फेक्शन, अपने लाइफ से वो उब चुके होते हैं और उसके बाद बहुत सारी समस्याएं उनके साथ होती हैं, ठीक है। फिर इनएबिलिटी टू कोप। अब वो उनके अंदर ये है कि अगर जैसे एक नॉर्मल इंसान है, वो स्ट्रेस होगा तो वो उसके लिए चैलेंजेस जो होंगे उसको सॉल्व करने की कोशिश करेगा। लेकिन जब एबनॉर्मल टी आ जाती है तो वो क्या होता है कि अब वो व्यक्ति कोप करने के लिए अपने आप को इनेबल मानता है। वो सोचता है कि मेरे अंदर इनेबिलिटी है, मैं नहीं कर सकता हूँ, ये मुझसे नहीं होगा। ये सारी चीज़ें उसके अंदर वो दिमाग में आने लगती हैं, ठीक है। फिर एंजाइटी एंड वरी। आप देखोगे डिस्टर्बेंस रहेगा, उनके जो डेली रूटीन है उसको करने में उन्हें प्रॉब्लम होगी। छोटी छोटी चीज़ों पे उन्हें वरी होगा, एंजाइटी होगा, दुश्चिंता होगा, है ना, तनाव महसूस करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आती हैं। और फिर डिसरिस्पेक्ट, लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर वन सेल्फ एंड अदर्स, ये कॉमन समस्या होती है। इंसान वर्थलेस फील करता है, या जो अदर उसके फैमिली मेम्बर्स हैं या कलीग्स हैं उनके साथ उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है। तो ये है। फिर लैक ऑफ ग्रेटिफिकेशन। अब उनको ये चीज़ जो उनके पास है वो उससे खुश नहीं होता, उनको लगता है क्या नहीं है उनके पास, वो उसको लेकर दुखी रहते हैं, है ना। ग्रेटिफिकेशन ही नहीं होता, सेटिस्फेक्शन नहीं है उनको अपने लाइफ को लेकर, प्लेजर जो है उसमें वो उनको नहीं मिला। वो कुछ भी कर रहे हैं, उनको कितना भी, अब कोई डिप्रेशन में व्यक्ति है, उसके पैसे है, उसके पास बहुत सारा पैसा होगा, मनी आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें होंगी, लेकिन उसकी कोई एक चीज़ है जो जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में है, तो उसे वो सारी चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। फैमिली सपोर्ट कर रही होगी, फिर भी वो अम, ऐसा लगेगा कि मतलब इतना मैंने जॉब कर लिया, सब कुछ कर लिया, बट मुझे वो सेटिस्फैक्शन मिल ही नहीं रहा है। और ऐसा लोग अधिकतर कंप्लेन करते हैं, आप देखते हो ये सारी चीज़ें समस्याएं देखने को मिलती हैं। फिर लो सेल्फ कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस की कमी फील होती है, लगता है कि वर्थलेस है, सेल्फ वर्थ नहीं फील होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको एबनॉर्मलिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स में, विशेषताओं में मिल जाती हैं। यहाँ पे हमने हिंदी में भी दिया हुआ है, तो हिंदी लर्नर्स इसको देख सकते हैं। चीज़ों को आप समझेंगे और फिर जब इसे देखेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। फिर हमने अभी कल बात की थी मेंटल हेल्थ के बारे में, लेकिन हम आज फिर एक बार देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हम डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ेंगे तो ये जानना ज़रूरी है। देखिए, मेंटल हेल्थ क्या होता है, इमोशनल, साइकोलॉजिकल और सोशल वेलबींग होता है, ठीक है। और जो हमारा मेंटल हेल्थ है वो हमारे सोचने, फील करने और एक्ट से इन्फ्लुएंस होता है ना। मतलब ये हमारे इन्फ्लुएंस करता है हमारे सोचने को, देखने को, तरीके को, महसूस करने के तरीके को, या हमारा जो बिहेवियर है उसको, ठीक है। इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन हैंडलिंग स्ट्रेस, रिलेटिंग टू अदर्स एंड मेकिंग चॉइस। अब ये हमारा रोल निभाता है, जाहिर सी बात है। एक मेंटल हेल्थ जो हमारा, अगर हम अच्छा मेंटल हेल्थ है तो हम चीज़ों को जो है पॉजिटिव वे में देखेंगे या प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच अपनाएंगे, है ना। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तैयार होंगे, स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए तैयार होंगे। जो हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, हमारे कलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनके साथ हमारा जो बिहेवियर होगा वो अलग तरीके का होगा अगर हम अच्छे मेंटल हेल्थ के स्टेटस में है, ठीक है। हमारा डिसीजन लेना आसान होगा, ठीक है। वहीं पे जब ये सारी चीज़ें धीरे धीरे आप देखोगे लाइफ के हर स्टेज पे आपको कुछ ना कुछ आपकी चैलेंजेज आते हैं और आपको उनको फेस करना होता है, चाहे चाइल्डहुड हो या एडल्टहुड हो। इस पूरे लाइफ का जो स्टेजेस हैं आपके, है ना, उस टाइम पे आपको, आपका अगर मेंटल हेल्थ अच्छा है तो आप अपने डिसीजंस अच्छे से ले पाते हो, चैलेंजेस को अच्छे से फेस कर पाते हो, और एक मतलब अच्छी पर्सनालिटी के साथ आप एक अच्छा स्टेटस अपना बना पाते हो। अगर यही चीज़ नहीं होती है तो बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं, ठीक है। अब मेंटल हेल्थ में अगर कोई समस्या आती है तो हमारे सोचने, हमारे मूड, हमारा जो बिहेवियर है, इन सबको इन्फ्लुएंस करता है, इन सब पे इम्पैक्ट डालता है, ठीक है। और अब हम देख लेते हैं कि भाई कौन से फैक्टर्स हैं जो कि मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। तो
तो इसमें बायोलॉजिकल फैक्टर आ जाता है, जैसे जीन है, ब्रेन केमिस्ट्री है, मतलब हमारे ब्रेन में क्या हमारे सेल्स कैसे काम कर रहे हैं, उसमें क्या कोई प्रॉब्लम आती है, न्यूरो समस्या आ जाती है, तो लोगों के साथ समस्याएं हो जाती है मेंटल हेल्थ से संबंधित। फिर लाइफ का एक्सपीरियंस कैसा रहा है, अगर अच्छी चीज़ें हुई हैं लाइफ में तो एक मान लीजिए कोई बच्चा है, उसके बचपन में अच्छी चीज़ें हुई हैं तो उसका जो होगा हेल्दी पर्सनालिटी डेवलप होगा। लेकिन अगर उसके साथ बचपन में अब्यूज़ हुआ है या कोई ट्रॉमा उसके साथ हुआ है तो उसका मेंटल हेल्थ आप देखोगे डिफरेंट होगा बाकी लोगों से, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको इफेक्ट करती है। फिर फैमिली हिस्ट्री, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम अगर फैमिली में है कोई पहले से, तो वो चीज़ एक्सपीरियंस अगर पता होगा कि भाई फैमिली में ऐसी चीज़ें हैं तो वो आगे पर्सनालिटी में देख सकती हैं। ये सारी चीज़ें अगर आपको बैलेंस करनी है तो यही तरीका है कि आप जो आपका लाइफस्टाइल है आपको उसको बेटर रखना होगा, है ना, ताकि इनको मौका ना मिले कि ये उभर के बाहर आए, ये जो भी प्रॉब्लम्स फैक्टर्स हैं इसके थ्रू। ठीक है, तो ये मेंटल हेल्थ जो है एक कॉमन प्रॉब्लम है। ठीक है, और इसके लिए आप हेल्प आपको मिल सकती है, बहुत सारे एनजीओज हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, एजेंसीज हैं जो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या है अभी देखा जाए तो किसी भी बीमारी में मेंटल हेल्थ की जो समस्या है ये कॉमन हो गई है। कोई नॉर्मल जैसे कोई बीमारी है उसमें ये आप देखोगे लोग डिप्रेशन या एंजाइटी से जूझ रहे हैं, ये नॉर्मल हो गया है बहुत सारा, तो इसके लिए हेल्प और अवेलेबल है। तो ये सारी चीज़ें भी होती हैं, मतलब अगर आप सपोर्ट चाहते हैं और ऐसी जगह से सपोर्ट लेते हैं तो आपका मेंटल हेल्थ बेहतर भी हो सकता है, बट टाइम पर आपको अपनी समस्या को पहचान कर और फिर हेल्प के लिए जाना होगा। ठीक है, तो ये मेंटल हेल्थ से संबंधित हमने डिस्कस किया। ये यहाँ पे आपको हिंदी में भी सेम चीज़ दी हुई है। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट। अब देखिए मेंटल हेल्थ और मेंटल हेल्थ कंडीशन में क्या अंतर है ना। मेंटल हेल्थ मतलब मानसिक स्वास्थ्य हो गया, और मेंटल हेल्थ कंडीशन अब ऐसे कोई स्थितियां हैं जो, तो इसमें कुछ अंतर है, इसको समझ लेते हैं। ठीक है, एक्सपर्ट्स यूज वेरियस टर्म्स टू डिफ्रेंशिएट मेंटल हेल्थ फ्रॉम मेंटल हेल्थ कंडीशंस। फेयर्स लाइक गुड मेंटल हेल्थ, पॉजिटिव मेंटल हेल्थ, मेंटल वेलबींग, subjective well-being and happiness emphasizes wellness rather than illness. ठीक है, while some find these distinctions helpful, others believe they add confusion. ठीक है, तो मतलब देखिए मानसिक स्वास्थ्य के बारे में अलग अलग लोगों ने, अलग अलग एक्सपर्ट्स ने अपनी बातें कही हैं। अब उनका मानसिक स्वास्थ्य से क्या मतलब है कि मानसिक स्वास्थ्य की अलग अलग परिस्थितियां हो सकती हैं, मतलब सिचुएशंस अलग हो सकते हैं। मेंटल हेल्थ के क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या कंडीशन हो सकते हैं। एक हो सकता है कि गुड मेंटल हेल्थ है, दूसरा पॉजिटिव मेंटल हेल्थ है ना, और फिर मेंटल वेलबींग की बात है। तो ये अलग अलग टर्म्स हैं, कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। अब गुड मेंटल हेल्थ का मतलब भाई जिसका मानसिक स्वास्थ्य जो है अच्छा होगा, है ना, वो बात कर रहा हो, कोई सकारात्मक मेंटल हेल्थ की बात कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें डिफरेंसेस हैं। लेकिन ये जो आपका मेंटल हेल्थ कंडीशंस है, इसमें आपका इलनेस जो है वो चीज़ अलग हो जाती है। ठीक है, ये आपका अलग हो जाता है दूसरों के हिसाब से जो भी चीज़ें हैं। ठीक, फिर टू क्लैरिफाई सम डिस्क्राइब मेंटल हेल्थ ऑन अ कंटिन्यूम, वन एंड रिप्रेजेंट्स फीलिंग गुड एंड फंक्शनिंग वेल मेंटल हेल्थ, while other and represents symptoms affecting thoughts, feeling और behavior mental health condition और mental illness। मतलब इसमें जैसे इस तरीके से इन्होंने क्लैरिफाई करने की कोशिश की है। कुछ लोग कहते हैं जो मेंटल हेल्थ है एक निरंतरता होती है। ठीक है, जैसे एक छोर जो है वो अच्छा महसूस करता है, मतलब बढ़िया फील कर रहा है, फीलिंग गुड। ठीक है, और अच्छे से काम भी कर रहा है, फंक्शनिंग वेल। मतलब क्या है कि आपका जो फंक्शनिंग का क्या मतलब होगा कि आप अपना जो डेली लाइफ के चैलेंजेज है, डेली जो आपके रूटीन है, जो स्ट्रेस को कोप करने का तरीका है, वो आप उसी तरीके से कर रहे हो, बिल्कुल अच्छे तरीके से फंक्शन कर रहे हो, उसमें कोई आपको समस्या नहीं आ रही है। और वहीं दूसरी तरफ क्या होता है, जब बात की जाती है कि ऐसे सिम्टम्स दिखते हैं जिसके कारण आपका जो सोचने का तरीका है ना, आप क्या फील कर रहे हैं, आपकी जो भावनाएं हैं, आपका जो बिहेवियर है, वो किस प्रकार से कंडीशनड है। मतलब कि मेंटल इलनेस की बात कर रहा है कि मतलब आप अब देखिए क्या है
जब आप अच्छा सोच रहे होंगे या आपका मेंटल हेल्थ अच्छा कब माना जाएगा कि आपको कोई समस्या दिखी तो आप उसको कोप अप करने के लिए सोचोगे, है ना। माइंडसेट आपका होगा जब आप अच्छे मेंटल हेल्थ कंडीशन में होगे तो आप क्या सोचोगे, कोई समस्या आई, ठीक है, अब उस समस्या को आप सॉल्व करने के लिए लग जाओगे, ठीक। लेकिन जब आपका मेंटल हेल्थ अच्छा नहीं होगा तो यही समस्या आपको पहाड़ जैसी लगेगी और आप इसको सॉल्व नहीं करना चाहोगे। तो ये दो इन्होंने बताया है कि दो छोर हैं। एक है भाई आपका मेंटल हेल्थ जो कि बात करता है अच्छा मेंटल हेल्थ, फंक्शनिंग अच्छे से कर रहा है। दूसरा मेंटल हेल्थ की बात ये करता है कि जिससे आपके बिहेवियर पे असर पड़ रहा है, आपका सोचने का तरीका, आप सैड फील कर रहे हो या आप लो स्टीम फील कर रहे हो कि आपका स्टीम लो है, इस तरीके का फील कर रहे हो, यानी ये इलनेस की बात कर रहा है। तो कंडीशंस का मतलब आप सेम नहीं कह सकते हो कि मेंटल हेल्थ कंडीशन का मतलब अच्छा ही होगा, है ना। तो ये चीज इन्होंने डिस्क्राइब करने की कोशिश की, ठीक है। द कॉन्सेंसस इज दैट मेंटल हेल्थ इज नॉट मेयरली अब्सेंस ऑफ मेंटल इलनेस, ठीक है। जो आम सहमति है इसके बारे में मेंटल हेल्थ को लेकर, वो ये नहीं है कि आप मेंटल इलनेस नहीं है, मतलब अब्सेंस की बात मतलब कि जो मानसिक बीमारी है वो अनुपस्थित है, ये आम सहमति इन लोगों ने अपनी बना के रखी है, ठीक है। कि जरूरी नहीं है कि मेंटल हेल्थ अब्सेंस ऑफ मेंटल इलनेस हो, ठीक। हालांकि मानसिक स्वास्थ्य को भलाई या कामकाज के बराबर करने पर बहस होती है। विभिन्न भावात्मक राज्यों और अपूर्ण कामकाज के लिए अनुमति देने वाली एक परिभाषा प्रस्तावित की गई। मतलब मेंटल इलनेस के बारे में कहा गया, हाउ एवर इक्वेटिंग मेंटल हेल्थ विथ वेल बीइंग और फंक्शनिंग इज डिबेटेड, अ डिफिनेशन अलाउइंग फॉर वेरियस इमोशनल स्टेट्स एंड इम्परफेक्ट फंक्शनिंग वॉज प्रपोज्ड। मतलब कि इन्होंने कहा कि मेंटल हेल्थ के बारे में कॉमन चीज कही कि मेंटल इलनेस के ऑप्शंस को ही हम मेंटल हेल्थ कंडीशन नहीं कहेंगे। हाँ, अगर कोई फंक्शनिंग में भी समस्या आ रही है, सोचने के या फील करने के या उसके बिहेवियर में, तो वो भी इम्परफेक्ट फंक्शनिंग को भी हम मेंटल हेल्थ के एक कंडीशंस में रखेंगे, ठीक है। तो ये इस प्रकार से इन्होंने कहा, मतलब कि कंडीशंस का मतलब अलग अलग होगा, ये सिर्फ एक कंडीशन की बात नहीं कर रहा है। जो हमने यहाँ पे दो कॉमन वाली बात की, दो छोरों की बात की ना, वो ही यहाँ पे रखा गया है मेन, ठीक। अब देखिए, अब जो मेंटल हेल्थ और ये सारी चीज़ें हैं, तो इसमें साइकेट्रिक जो सोशल वर्क है उसमें किस प्रकार के इंटरवेंशंस यूज किए जाते हैं, क्योंकि देखिए क्लाइंट होगा, पेशेंट होगा, उसका वेलफेयर कैसे करना है ना, उसके लिए क्या उद्देश्य है साइकेट्रिक सोशल वर्क के। तो इसमें है जैसे कि आपका पहला है पेशेंट का वेलफेयर, दूसरा है कि रिकवरी, मतलब कि फैसिलिटेटिंग द पेशेंट्स, जो भी उसकी जर्नी है उसको मेंटल हेल्थ से रिकवरी से रिलेटेड सारी चीज़ें होंगी आपकी, रिहेबिलिटेशन, उसका दोबारा से कैसे वो रीइंटीग्रेट करे अपनी सोसाइटी में, कैसे दोबारा से वो एडजस्ट करे खुद को। क्योंकि देखिए जिसके साथ किसी भी मानसिक समस्या का जब कुछ जुड़ जाता है तो भारत में स्टिग्मा टाइप की चीज़ें हैं, उसको लेकर लोग नेगेटिव सोचने लगते हैं। तो एक बहुत बड़ी समस्या है कि वो व्यक्ति जो कि किसी मानसिक समस्या से ग्रसित था और वो फिर जाके उस सोसाइटी में उन लोगों के साथ कर पाए एडजस्ट खुद को, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत सारे परेशानियों से निकल कर आया होता है और सोसाइटी के लोग उसमें कैसे हैं वो डिपेंड करता है ना। तो यहाँ पे हेल्प करना पड़ता है, ठीक है। फिर वेलबींग ऑफ पर्सन एंड फैमिलीज, उससे जुड़ी हुई जो फैमिली भी है उसके साथ इमोशनल हेल्थ वगैरह पे जो भी चीज़ें सपोर्ट होगा प्रमोट करने का, वो आपका साइकेट्रिक सोशल वर्क करता है। फिर एम्पावरमेंट की बात करता है कि कैसे स्ट्रेंथन किया जाए जो पेशेंट है उसकी फैमिली है उसको फिर से सेल्फ एफिशिएंसी के लिए, ठीक है। फिर क्राइसिस मैनेजमेंट, ठीक है, प्रोवाइड करता है सपोर्ट और इंटरवेंशन जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है, किसी ऐसी कोई मेंटल हेल्थ कंडीशन है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा समस्या हो गई है, ठीक है। फिर हैंडलिंग बर्डन, स्ट्रेस और बर्डन एसोसिएटेड विथ मेंटल इलनेस, ठीक है। फिर प्रिवेंशन ऑफ थ्रेट्स, जो भी प्रिवेंशन हो सकते हैं जो पेशेंट या दूसरों को हार्म कर सकते हैं। कई बार पेशेंट खुद को भी हार्म कर लेता है और कई बार ऐसा होता है वो दूसरों के लिए भी हार्मफुल हो जाता है उसकी कुछ एक्टिविटीज़ या बिहेवियर्स। तो ऐसे में इसका प्रिवेंशन कैसे किया जा सके ऐसे प्रॉब्लम्स का। फिर एनहेंसिंग सोशल सपोर्ट, कैसे सोशल सपोर्ट को इन्हेंस किया जाए, नेटवर्क को इन्हेंस किया जाए जिससे पेशेंट जो है उसको सही तरीके से उसको सपोर्ट मिले, ठीक। ये सेम चीज़ें आपको यहाँ पे हिंदी में भी मिल जाती हैं। देखिए अब बात कर लेते हैं कुछ मेथड्स हैं जो साइकेट्रिक सोशल वर्क में यूज़ करते हैं।
हम पेशेंट्स के लिए या क्लाइंट के लिए। जैसे आज आपका इसमें आ गया इंडिविजुअल काउंसलिंग एंड इंटरवेंशंस, है ना। काउंसलिंग होती है स्ट्रेस एंजाइटी और इससे रिलेटेड जो भी आप देखते हो, देखने को आपने अगर पढ़ा होगा, है ना, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। केस वर्क टाइप की चीज़ें आप यहाँ पे देखोगे, इसमें ये मिल जाएगा आपको, ठीक है। फिर कम्युनिटी बेस्ड इंटरवेंशंस, कम्युनिटी बेस्ड इंटरवेंशंस हमने कल ही डिस्कस किया था कि कम्युनिटी बेस्ड इंटरवेंशंस या क्वेश्चंस के बारे में हमने डिस्कस किया था कि कम्युनिटी में ही जो लोग हैं, पेशेंट हैं, उनको कम्युनिटी में कैसे इंटरवेंशंस हस्तक्षेप करके अवेयरनेस लोगों के बीच में फैलाई जाए, पेशेंट को कैसे उसमें फिर से रीएडजस्ट करने में हेल्प की जाए, ये सारी चीज़ें इसमें आपके आ जाएंगी, ठीक है। फिर फैमिली काउंसलिंग इंटरवेंशन और थेरेपी, क्योंकि फैमिली एसोसिएटेड है पेशेंट से और बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है फैमिली का पेशेंट पे और पेशेंट पे फैमिली का, है ना, क्योंकि वो एक दूसरे से बिल्कुल क्लोज होते हैं। तो उनकी काउंसलिंग कैसे की जाए, इंटरवेंशंस क्या है, थेरेपी कौन सी दी जाए, ये सारे मेथड्स यूज होंगे इसमें, है ना, थेरेपी के थ्रू। फिर ग्रुप काउंसलिंग और थेरेपी यूज़ की जाती है, जहाँ पे जैसे कोई ऐसा ग्रुप है जहाँ पे जो कॉमन प्रॉब्लम मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जो लोग हैं जो डिस्कशन करते हैं, अपना ग्रुप काउंसलिंग उनकी की जाती है वहाँ पे, है ना। फिर वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो भी चीज़ें, सर्विसेज, जो गवर्नमेंट की जो भी सर्विसेज हैं, स्कीम्स हैं, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जो भी लॉज वगैरह हैं, उनके थ्रू कैसे सर्विसेज पहुंचाई जाए, है ना, इस पे काम किया जाता है। फिर सोशल एक्शन और एडवोकेसी आपका है, ठीक है। फिर इसके बाद आता है साइकेट्रिक सोशल वर्क इंटरवेंशन इन मेंटल इलनेस। अब इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, एक होता है आपका साइको सोशल असेसमेंट होता है, क्योंकि जो व्यक्ति है उसका बिना असेसमेंट के आप कोई ट्रीटमेंट या कुछ भी आप उसको सर्विसेज कैसे प्रोवाइड करोगे, जब तक आपको उसकी हिस्ट्री नहीं पता होगी, उसके साथ क्या हुआ था, कैसे हुआ था, है ना, उसके साइको सोशल असेसमेंट में आप उसकी सोसाइटी से रिलेटेड क्या चीज़ें हुई हैं, या मेंटली वो किस ट्रॉमा या किस से गुजर रहा है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे समझते हो, असेस करते हो, ठीक है। फिर साइक एजुकेशन आप वहाँ पे देते हो, मानसिक शिक्षा से संबंधित है। फिर सोशल स्किल्स ट्रेनिंग से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं कि कैसे उसमें एडजस्टमेंट अपने आप को एडजस्ट कर पाए जो मेंटल इल पर्सन है, ठीक है, उसके सोशल स्किल्स को ट्रेनिंग दी जाती है। फिर रिहेबिलिटेशन सर्विसेज दी जाती हैं, फैसिलिटेटिंग वेलफेयर स्कीम्स, बिल्डिंग सोशल सपोर्ट, ये सारी चीज़ें आपकी बहुत नॉर्मल सी चीज़ें हैं, आप इसको आराम से समझ सकते हो। देखिए अब बात कर लेते हैं साइकेट्रिक इलनेस। साइकेट्रिक इलनेस मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर के नाम से भी आप जानते हो, ठीक है, मनोरोग। इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, बहुत सारी डिसऑर्डर्स और समस्याएं आती हैं जिससे जो अफेक्ट करती हैं ऐसे कंडीशंस जो कि मूड, थिंकिंग या बिहेवियर को इफेक्ट कर रही हैं, है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे ले हम डिप्रेशन है, ये हमारे थॉट प्रोसेस को, हमारे थिंकिंग को, हमारे बिहेवियर को अफेक्ट करता है, ठीक है। आपका एंजाइटी डिसऑर्डर्स है, स्क्रिजोफेनिया है, ईटिंग डिसऑर्डर है, एडिक्शन, किसी चीज़ का एडिक्शन आप देखते हो लोगों के बिहेवियर में, तो उससे भी तो समस्याएं होती हैं ना। अल्कोहलिज्म जैसे बहुत ज़्यादा करने की वजह से लोगों के बहुत सारी मेंटली चैलेंज प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, है ना, मेंटली इलनेस उससे भी हो जाता है। वाइल many people experience mental health concerns. Occasionally, these concerns become mental illness when ongoing symptoms cause significant stress and interfere with daily functioning. देखिए प्रॉब्लम तो सबके साथ हो रही है ना, ऐसा नहीं, स्ट्रेस सबको होता है, बट अगर वो स्ट्रेस या वो समस्या जो आपको मेंटली आपके चीज़ों को इफ़ेक्ट कर रही है, मेंटल स्टेटस पे आपके असर पड़ रहा है उसका, उसमें कोई आपके सोचने के तरीके में, आपके व्यवहार में अगर कोई सिम्टम्स दिख रहे हैं और वो लंबे तौर पे चले जाते हैं, तब वहाँ पे आपका क्या है, वो आपकी डेली फंक्शनिंग जो है लाइफ की, उसको अफेक्ट करने लगता है और ये मेंटल इलनेस बन जाता है। तो जहाँ आपको थोड़ा सा ये सारी चीज़ें दिखते हैं आप कि ये चीज़ें होती हैं, वहाँ पे पकड़ना मुश्किल होता है थोड़ा, क्योंकि डेली लाइफ में आपको स्ट्रेस हो रहा है और कब वो आपका सीवियर में चेंज हो जा रहा है, ये समझ पाना मुश्किल होता है। तो ये मेंटल इलनेस का ये प्रोसेस होता है इसमें, और ये कब आपका सीवियर माना जाता है, जब आप आपकी जो फंक्शनिंग है, सोचने समझने का तरीका है, आपका व्यवहार करने का तरीका, आपका डेली लाइफ में जो आप अपना वर्क करते हो उसको जब अफेक्ट करने लगे, आपके बिहेवियर को अफेक्ट करने लगे, लोगों को उसको दिक्कत होने लगे, आपको दिक्कत होने लगे, तो आप समझ जाइए कि आपके साथ कोई समस्या है इस प्रकार की, है ना। मेंटल इलनेस कैन लीड द डिस्ट्रेस एंड डिफिकल्टीज इन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ सच एज वर्क, स्कूल एंड रिलेशनशिप। मेंटल इलनेस के कारण बच्चा है स्कूल में, उसे फिर उसका फोकस नहीं बन रहा है, कंसंट्रेशन नहीं हो रहा है ना, उसे पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, ऐसा कुछ भी हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे कोई एम्प्लॉई है
उसे फ्रस्ट्रेशन हो रही है, एंजाइटी हो रही है, स्ट्रेस में जा रहा है, वो डिप्रेशन में फिर चला जाता है। इस टाइप की चीज़ें जब वो बहुत बढ़ जाती हैं तो उसका क्या है, उसके रिलेशनशिप पे भी इफेक्ट पड़ रहा है, उसके फैमिली के साथ उसका बिहेवियर चेंज हो जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये मेंटल इलनेस में आपके आ जाएंगी। ठीक है, अब इसको ट्रीट करने के लिए इसमें आपका क्या है, मेडिसिन भी यूज़ होती है और साइकोथेरेपी भी यूज़ होती है ना। अब ये कैसे होगा, कौन सी समस्या है, किसको कैसे ट्रीट करना है, ये सारी चीज़ें असेसमेंट के थ्रू ही निकल के आती हैं और एक्सपर्ट्स जो डॉक्टर्स होते हैं उनके साथ ये सारे डिस्कशन होते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें जो आपका जो हेल्थ डिसऑर्डर है, मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स, इसमें एक न्यूरोसिस आता है, एक साइकोसिस आता है। ठीक है, और न्यूरोसिस जो है आज इसमें कुछ चीज़ें हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो न्यूरोसिस क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। न्यूरोसिस इज अ टर्म फॉर सर्टेन मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर इन्वॉल्विंग क्रोनिक डिस्ट्रेस विदाउट डिल्यूजन और हेलुसिनेशंस। ठीक है, मतलब न्यूरोसिस एक मानसिक स्वास्थ्य विकार है, एक शब्द में अगर हम इसको समझने की कोशिश करें। लेकिन इसमें क्या होता है ना, भ्रम, डिल्यूजन और मति भ्रम नहीं होता है। ठीक है, डिल्यूजन और हेलुसिनेशंस ये वाला स्टेज आपका कहाँ पे आता है, जब आप देखते हो जब व्यक्ति साइकोसिस वाले समस्या में होता है तो उसको डिल्यूजन होने लगता है, मत भ्रम होने लगता है किसी चीज़ को देख के, या मति भ्रम होने लगता है। डिल्यूजन में क्या है कि मतलब अगर आपको कुछ दिख रहा है, रस्सी है, जो मेंटल हेल्थ से पीड़ित व्यक्तियों का, उसको रस्सी सांप दिखेगी, सिंपल सा एग्जांपल है। ठीक है, और हेलुसिनेशन में क्या होगा, उसे जो चीज़ नहीं है वो चीज़ें भी सुनाई देंगी, समझ में आएंगी, या उसे लगेगा कि लोग मेरे खिलाफ प्लॉटिंग कर रहे हैं, मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब कुछ भी जो है नहीं उसके बारे में वो सोचने लगेगा। ठीक है, इट्स कैरेक्टराइज बाई एंजाइटी, डिप्रेशन और अदर इंटेंस फीलिंग ऑफ अनहैप्पीनेस दैट आर ऑफन डिसप्रोपोर्टेंट टू लाइफ सर्कमस्टांसेस। देखिए, ये नॉर्मल इसका क्या है, आप देखोगे मतलब इसकी जो विशेषता है, इसमें हमें एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी जो इंटेंस फीलिंग होती है, इनहैप्पीनेस, जो आपका अनहैप्पीनेस से रिलेटेड है ना, आदमी दुखी फील कर रहा है, खुश नहीं है, ये सारी चीज़ें जब वो फील कर रहा है अपनी डेली लाइफ से रिलेटेड चीज़ों में, तो ये आपका न्यूरोसिस में आ जाता है। ठीक है, ये आपका मेनली आपकी जो फंक्शनिंग है उसको ये भी अफेक्ट करता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी इसमें आ जाएंगी न्यूरोसिस में। और सबसे पहले इसे यूज़ किया था, न्यूरोसिस शब्द का प्रयोग पहली बार मनोचिकित्सकों द्वारा 19वीं शताब्दी में किया गया था, मिड 19th सेंचुरी में। ठीक है, फिर लेटर इट वॉज रिकोगनाइज दैट मेंटल एंड इमोशनल फैक्टर्स प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन these disorders. Today, neurosis is used interchange with psychoneurosis, though both terms lack the precision needed for modern psychological diagnosis and not commonly used in professional settings. ठीक है, तो न्यूरोसिस का उपयोग साइकोन्यूरोसिस के साथ किया जाने लगा है, हालांकि दोनों शब्दों में आधुनिक मनोवैज्ञानिक निदान के लिए आवश्यक सटीकता का अभाव है। आमतौर पर पेशेवर सेटिंग्स में उपयोग नहीं किया जाता है इसका। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। अब देखिए, अब न्यूरोसिस में भी कई सारी समस्याएं हैं, जैसे इसमें हम देखें एंजाइटी डिसऑर्डर है। एंजाइटी के बारे में आपने सुना होगा, यहाँ पे हिंदी में चिंता का विकार या दुश्चिंता इसे बोलते हैं। ठीक है, जब आपका जो चिंता है जो उसका लेवल इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो आपकी डेली लाइफ को अफेक्ट करने लगता है, तो ये समस्या आपकी आती है ना। तो एंजाइटी इज अ कॉमन साइकेट्रिक सिम्टम characterized by apprehension or unease about anticipated danger. ठीक है, become a disorder when symptoms are intense and disproportionate to the trigger, lasting longer than usual. डेली फंक्शनिंग को अफेक्ट कर रहा है आपके, यही सारी चीज़ें, मतलब कि कॉमन यही समस्या है आपकी कि आपका चिंता इतना ज़्यादा बढ़ जा रहा है अब कि अब वो चिंता के कारण आप अपना जो काम करना है वो कर ही नहीं पा रहे हो, है ना। या कोई ऐसी चीज़ है जो आपको ट्रिगर कर दे रही है अचानक से, जैसे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है ना, ऑफिस का स्ट्रेस है, आपको इतना लेवल बढ़ गया है अब कि अगर आपके मोबाइल की रिंग बजती है तो आप जस्ट रिंग सुन के आपको स्ट्रेस होने लग जाता है, आपका हार्ट बीट बढ़ जाता है, या फिर आप मतलब ऐसा फील करते हो, स्वेटिंग होने लगती है, डिजीनेस होने लगती है। तो ये समस्याएं जैसे लक्षण इस तरीके के दिखने लगते हैं। अब देखिए, इसमें कुछ लक्षण भी हैं। ठीक है, जैसे फिजिकल सिम्टम्स है, जैसे चेस्ट पेन होता है ना, आपको डिजीनेस हो रही है
इस प्रकार की नोज़िया फील कर रहे हो, है ना, या पेट दर्द, ये इस टाइप की चीज़ें, मतलब आपको बॉडी में पेन फील होगा, रेस्टलेस होगा, आपका अचानक से हार्ट बीट बढ़ जाएगा, ये सारी चीज़ें फील होंगी। ठीक है, हिंदी में यहाँ पे दिया हुआ है जैसे ठंड लगना, गर्म, ऐसे टाइप की चीज़ें, मतलब जो एक्सट्रीम लेवल पे अचानक से शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको वो मौसम वैसा होगा, आप अचानक से वैसे सारी चीज़ें फील करने लगोगे, बेचैनी फील करने लगोगे, है ना। हार्ट बीट जैसे देखिए रक्तचाप में वृद्धि यहाँ पे दिया हुआ है, धड़कन बढ़ जाना, ये सारी चीज़ें आपकी, या बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होने लगती है, ये लक्षण आपके हैं। जब आपको एंजाइटी होती है एक्सट्रीम लेवल पे, ये सारी चीज़ें अचानक से होने लगती हैं, है ना। फिर इसके कुछ साइकोलॉजिकल सिम्पटम्स भी हैं, जैसे कि आपको ऐसा लगेगा कि अब आप ऐसी जगह पे आ गए हैं कि आप यहाँ से इस समस्या से निकल ही नहीं पा रहे हैं, मतलब सोचने का तरीका आपका इस तरीके से हो जाएगा, आप कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। कोई भी चीज़ अगर आपको कुछ पढ़ना है या समझना है, आप लोग आपके सामने बात कर रहे हैं बट आप उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हो, कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे, भाई ये बोल क्या रहा है। ठीक है, एक्सेसिव वरी, ये एंजाइटी का महत्वपूर्ण लक्षण है ना। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस इसमें आपको होता है, फैटिग होता है, मतलब थकान होता है आपको, चिड़चिड़ापन होगा, है ना। बहुत ज़्यादा आप चीज़ों को ओवरथिंक कर रहे होगे, आपको लगेगा कि आपका कंट्रोल नहीं है, आप सिचुएशन पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, है ना। ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आएंगी आपके उस टाइम पे। तो ये आपका एंजाइटी के लक्षण होते हैं। ठीक है, अब इसका इलाज हो सकता है, ये ट्रीटेबल है, ऐसा नहीं है कि इसको ट्रीट नहीं किया जा सकता है। अब इसमें देखिए दो तरीके से किया जाता है, एक तो आपको थेरेपी के थ्रू भी किया जाता है और दूसरा मेडिकेशन भी हुआ जाता है, दवाएं दी जाती हैं इसके लिए, है ना। ये डिपेंड करता है कि किस प्रोसेस से होना है, और ये जो इसके एक्सपर्ट हैं उनसे ही ये सारी चीज़ें आपको करनी चाहिए। खुद से आप ये सजेस्ट भी नहीं कर सकते हो किसी को, और ना आप खुद से मेडिकेशन या थेरेपी ट्राई कर सकते हो, क्योंकि देखिए ये चीज़ ऐसी है कि इस पे आपका, आप इस समस्या में रहोगे तो आपका सेल्फ कंट्रोल खुद नहीं रहता है। तो ऐसे में जो एक्सपर्ट हैं उनके पास जाके आपको हेल्प लेनी होती है। तो ये आपका इस प्रकार से होता है। अब देखिए एंजाइटी के भी सब टाइप्स हैं, जैसे जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर है, फिर पैनिक डिसऑर्डर है, और फोबिक डिसऑर्डर है। ठीक है, एंजाइटी में भी ये सारी चीज़ें हैं। देखिए जनरलाइज डिसऑर्डर जो होता है ये कॉमन होता है, क्रोनिक एंड डिसेबलिंग कंडीशन ऑफन अकॉम्पेंड बाई डिप्रेशन, डायग्नोसिस रिक्वायर्स सिम्टम्स टू परसिस्ट फॉर द लिस्ट 6 मंथ। जब ऐसे ही मतलब सिम्टम्स आपको 6 मंथ से ज़्यादा दिखने लगते हैं, आप डायग्नोस करते हो, तो आपको ये जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर है। आप कोई समस्या आपकी बनी हुई है और फिर वो घट नहीं रही है और बढ़ती जा रही है, तो ऐसे में आप समझ जाइए कि जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर है। ठीक है, अब इसको साइकोसोशल तरीके से और बायोलॉजिकल तरीके से, दोनों तरीके से देखा जाता है। ये इसके अंदर मतलब ये समस्या होती है। ठीक है, और स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स कभी हुए हैं, लाइफ में कभी कुछ ऐसा हुआ है कि जिसके कारण व्यक्ति को एंजाइटी हो जाती है ना, तो ये डिसऑर्डर वहाँ पे आपको देखते हो, लिंक कर पाते हो। फिर क्लिनिकल फीचर्स इसके क्या है, एक्सेसिव आपका एंजाइटी होगा, मतलब कि स्ट्रेस होगा, वरी होगा, है ना, चीज़ों को बहुत नेगेटिव तरीके से देखेंगे कि अगर मैंने ये चीज़ ऐसे की तो हो सकता है इसका नेगेटिव आउटकम आ जाए, चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, मेरा इस पर कंट्रोल नहीं होगा, ऐसी सारी चीज़ें इंसान के दिमाग में होती हैं। ठीक है, अब ये फैमिली रिलेशनशिप है, वर्क है, स्कूल है, मतलब ये किसी एज में किसी को भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि लिखा गया है कि इसी एज के लोगों को होगा। एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये सारी चीज़ें सिचुएशन बेस्ड भी होती हैं कई बार, और कई बार लाइफ से जुड़ी होती हैं, और कई बार ये फिजिकल बायोलॉजिकल भी होती हैं। तो इसको आप नहीं कह सकते कि किसको नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हिंदी में भी ये दिया गया है। ठीक, फिर आता है आपका पैनिक डिसऑर्डर। पैनिक डिसऑर्डर में क्या होगा ना, आप जैसे देखते हो कुछ लोग को पैनिक अटैक्स आते हैं, लोग कहते हैं ना पैनिक अटैक, तो ऐसा वो जो पैनिक अटैक लोग बोलते हैं मुझे पैनिक अटैक आ रहा है, वो सामान्य वाला वो नहीं होता है। इसमें सडन इस तरीके से जो व्यक्ति होगा ना, उसके बिहेवियर में आप देखोगे ऐसा चेंज आएगा, उसकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी, उसे सांस लेने में तकलीफ होगी, या ऐसा कुछ होने लगेगा उसके साथ, है ना। तो ये समस्या होती है। जेनेटिक आप देख सकते हो कि जेनेटिक भी होता है ये। ठीक है, और 30 से 40% आपको ये देखने को मिलता है कि जो हेरिडिटी से ही आपको ये मिलता है। ठीक है, फिर इसमें दूसरा कारण ये है कि पास्ट लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हों, है ना, या लाइफ में कुछ ऐसा हो जैसे सेपरेशन होता है, हस्बैंड वाइफ है, सेपरेट हो गए, बच्चा ऐसा है कि उसके
मदर एंड फादर का डाइवोर्स हो गया, तो अब बच्चे के ऊपर उसका जो लोड है, मेंटल स्ट्रेस उसका बढ़ा, उसके कारण उसकी सारी चीज़ें हो गई। या लॉस है, फैमिली में कोई क्लोज मेंबर है उसको लॉस हो जाता है, उसका लॉस हो जाता है, उससे छूट जाते हैं, तो इस प्रकार की चीज़ें आती हैं। या रिलेशनशिप में कोई समस्या आ रही है ना, या कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी है कई बार लोगों को, उसके कारण भी समस्या आ जाती है कि कुछ नया करना है, उनको लगता है कि मैं ये कर पाऊंगा या नहीं, या मैं कहीं फेल तो हो गया तो क्या होगा, ये सारी चीज़ें होती हैं इसमें, है ना। फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस भी होता है, कोई समस्या हो जाती है तो ये सारी चीज़ें आपकी इसमें आ जाती हैं पैनिक डिसऑर्डर में, ठीक है। अब देखिए इसके लक्षण, आप देखो पैनिक अटैक में ऐसे टाइप के दिखेंगे जैसे कि किसी को सांस लेने में तकलीफ आ रही है ना, या उन्हें लग रहा है कि वो न, जो घुटन उन्हें महसूस होती है ना, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। सेंसेशन होगा अलग तरीके का कुछ, तो ये सारी चीज़ें होंगी। और ऐसे अटैक्स आपको टिपिकली 15 से 20 मिनट रहते हैं, मतलब ये कहा नहीं जा सकता है, लॉन्गर भी जा सकते हैं या शॉर्ट, बट इसका इतना माना जाता है, ठीक है। तो ये सारी समस्याएं आपकी होती है पैनिक अटैक में, आपके वो लक्षण इस प्रकार से दिखेंगे, ठीक है। और व्यक्ति चाहता है कि ऐसी सिचुएशंस को अवॉइड करे, क्योंकि जब उसे पता होगा कि मुझे जाने पर कोई चीज़ करने पे ये चीज़ मेरे साथ समस्या होगी, तो व्यक्ति ऐसी चीज़ों से दूर भागेगा, है ना, वो उसको फेस नहीं करना चाहेगा। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलती है पैनिक डिसऑर्डर में, ठीक है। अब इसको इसमें जैसे मैनेजमेंट कैसे करते हैं ऐसे जो जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर है, तो एक तो आपका फार्माकोथेरेपी है, दवाएं वगैरह आपको दी जाएंगी, है ना, इससे रिलेटेड जो भी दवा होगी। इसके अलावा कॉग्निटिव थेरेपी और रिलैक्सेशन थेरेपी है। कॉग्निटिव थेरेपी मतलब कि सोचने का तरीके को थोड़ा सा चेंज करना, कि कैसे चीज़ों को अच्छे बेहतर तरीके से सोच सकें, उसको कैसे पॉजिटिव वे में उसको कर सके, इस पर काम किया जाता है, ठीक है। फिर रिलैक्सेशन थेरेपी में अलग अलग तरीके की थेरेपी कराई जाती है, जैसे वॉकिंग हो गया, व्यक्ति को सजेस्ट किया जाएगा कि आप वॉक करिए, अपनी हॉबी को करिए जिससे आपको रिलैक्सेशन महसूस हो, है ना, ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। फिर आता है आपका फोबिक डिसऑर्डर। फोबिक डिसऑर्डर वही जैसे इसमें व्यक्ति किसी सिचुएशन या किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को देख के, या कोई ऐसी एक्टिविटी है उसको देख के उसे क्या होता है, इरेशनल मतलब इरेशनल फेयर होता है। ऐसा नहीं है कि उसको मतलब उसके पीछे कोई वो सच में वो समस्या उसके लिए होगी नहीं, लेकिन उसको लगेगा कि ये मेरे लिए खतरा है, या मैं इससे अगर मैं इस सिचुएशन में जाता हूँ तो मुझे इससे कुछ हो जाएगा। मतलब इंसान के अंदर ऐसा, मतलब कोई उसका विवेकपूर्ण रूप से उसे आप नहीं कह सकते हो कि इससे कोई उसे समस्या होगी, बट वो व्यक्ति फील कर रहा होगा, ठीक है। तो इसमें जैसे एक टाइप होता है एग्रोफोबिया, ठीक है। अब एग्रोफोबिया क्या होता है, इसमें व्यक्ति को पैनिक अटैक आता है, ठीक है। पैनिक अटैक में ही फोबिक मतलब वो आपको वो रेस्टलेस ऐसे टाइप की चीज़ें वो आप देखोगे वो फील करेगा। फियर ऑफ बीइंग इन सिचुएशन वेयर एस्केप माइट बी डिफिकल्ट। अब वो व्यक्ति जैसे कि है एग्रोफोबिया में क्या होगा कि वो व्यक्ति फील करता है कि अब मैं इस सिचुएशन में फंस जाऊंगा और मैं यहाँ से नहीं निकल पाऊंगा। वो सिचुएशन उसके सामने अगर आ जाएगी वो ऐसा ही फील करेगा, मैं यहाँ से नहीं निकल सकता हूँ, तो उसे पैनिक अटैक आने लगेंगे, है ना। ऐसे सिम्टम्स दिखने लगेंगे जैसे कि फियर ऑफ ओपन स्पेस, है ना, पार्किंग लॉट वगैरह है, वहाँ पे कुछ लोगों को अकेले डर लगने लगता है, वो डरते हैं। या घर के बाहर अकेले जाने में लोगों को डर लगता है ना। या भीड़ भाड़ वाले इलाके में किसी को देखिए, कुछ लोग शॉपिंग मॉल वगैरह या पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है वहाँ यूज़ करेंगे वो उसको, तो अकेले अगर वो हैं तो उनको बहुत डर लगेगा, उन्हें लगेगा कि मैं यहाँ पे मतलब मैं बचूंगा नहीं, मुझे कुछ हो जाएगा, ऐसे टाइप की चीज़ें आती हैं। तो ये एग्रोफोबिया से रिलेटेड है आपका, ठीक है, ये आपका प्लेसेस वगैरह से रिलेटेड हो जाता है। फिर आता है स्पेसिफिक फोबियाज, है ना, इसमें भी इरेशनल तरीके से फियर होता है स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट या सिचुएशन को लेके। जैसे कुछ लोगों को एनिमल फोबिया होता है। अब देखिए आपका एनिमल फोबिया में भी टाइप्स होंगे, है ना, ऐसा नहीं है कि एनिमल फोबिया किसी से भी। अब किसी किसी को कुत्ते से डर लगता है ना, सिनोफोबिया। अब वो व्यक्ति कुत्ता देख लेगा तो वो लगेगा चिल्लाने, डर के मारे उसकी हालत खराब हो जाएगी, ऐसा लगेगा कि कुत्ता उसको मारने ही वाला है ना। कुछ लोगों को स्नेक से होता है, ठीक है, कुछ लोगों को स्पाइडर से होता है, कुछ लोगों को कैट से भी होता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि एनिमल फोबिया में सारे एनिमल्स से होगा, ऐसा जरूरी नहीं है, किसी स्पेसिफिक एनिमल से हो सकता है, ठीक है, या हो सकता है किसी को जानवरों से ही डर लगता हो। तो ये डिपेंड करता है व्यक्ति
किस प्रकार से उसको देख रहा है, ठीक है। फिर होता है नेचुरल इन्वायरमेंट से भी लोगों को फोबिया होता है, जैसे हाइट से फोबिया होता है, एक्रोफोबिया कहते हैं उसको। अब व्यक्ति को अगर हाइट पे, ऐसे व्यक्ति को अगर आप हाइट पे खड़ा कर देंगे और उसे कहेंगे कि आप यहाँ पे खड़े हो जाइए, तो उसकी हालत खराब हो जाएगी, है ना, वो एकदम परेशान हो जाएगा। फिर स्ट्रॉम्स होता है एस्ट्रोफोबिया। फिर वाटर से लोगों को होता है एक्वाफोबिया होता है। लोग वाटर पानी में जाने से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो डूब जाएंगे या उनके साथ कुछ ऐसा अनहोनी हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से ब्लड इंजेक्शन इंजरी फोबिया कुछ लोगों को होता है। सिचुएशनल फोबिया होता है, फियर ऑफ फ्लाइंग, है ना। इनक्लोज स्पेस क्लॉस्ट्रोफोबिया, देखोगे इनक्लोज स्पेस में मतलब क्लॉस्ट्रोफोबिया में क्या होता है, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति है उसको बंद कमरे में अगर रख दिया जाएगा तो वो चिल्लाना शुरू कर देगा, उससे कोई ना कोई मतलब उसकी हालत ख़राब हो जाएगी। या कुछ लोग होते हैं, आप देखोगे आपका जैसे लिफ्ट वगैरह है वहाँ पे वो लोग नहीं जाते, वो सीढ़ी का यूज़ करते हैं, उन्हें लगता है कि अगर लिफ्ट से गया है तो उसमें फंस जाएंगे और फिर निकल नहीं पाएंगे और पता चला वहीं मर गए। तो ये सारी चीज़ें लोगों को होती हैं, ये फोबिया होता है लोगों को, ठीक है। कुछ लोगों को आपका ड्राइविंग करने से भी फोबिया होता है, विहोफोबिया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको देख लीजिएगा। और भी फोबिया हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ इतने ही होंगे, और भी होंगे, क्योंकि इसमें तो अब व्यक्ति किस जानवर से डरेगा वो ही जानता होगा, है ना, या क्या नेचुरल इन्वायरमेंट उसे प्रॉब्लम करे। तो ये आप लोग और भी डिटेल में देखना चाहें तो देख लीजिएगा, ठीक है। फिर आता है आपका सोशल फोबिया, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर। अब इसमें देखिए लोगों को समस्या होती है कि लोगों को सोशल इंटरेक्शन से डर लगता है, जैसे पार्टी में जाना हो, कहीं पे मीटिंग्स करना हो, तो लोग उससे डरते हैं। और एक बहुत मतलब इसे फोबिया में लोग नहीं मानते हैं, लेकिन फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग भी एक फोबिया टाइप का ही चीज़ है। जब लोगों को, कुछ लोगों को आप देखोगे कि उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, अगर उनको कहा जाता है कि वो पब्लिक स्पीकिंग करे, स्टेज पे जाके बोले, ऐसे में लोगों को इतना डर लगता है कि मतलब उनको पसीने आने लगते हैं और वो उनका हार्ट बीट बढ़ जाता है, बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं, ठीक है। तो ये सारी फोबियाज में आपके आते हैं इस प्रकार से, ठीक। अब देखिए इनको कैसे ट्रीट किया जाएगा। साइको सोशल इंटरवेंशंस इसमें आप यूज़ करते हैं, इंसाइट ओरिएंटेड साइकोथेरेपी, ठीक है। इसमें जो पेशेंट होता है उसको हेल्प करते हैं समझने के लिए कि भाई आपको ये समस्या क्यों है, क्योंकि देखिए कुछ चीज़ें हैं जो अनकॉन्शियस माइंड में होती हैं, व्यक्ति के पिछले एक्सपीरियंस उनके कुछ ऐसे हुए हों या कुछ हिडन चीज़ें होती हैं। तो ऐसे में उसको समझने के लिए क्या है क्या नहीं है, इंसाइट ओरिएंटेड साइकोथेरेपी हेल्प करता है। फिर आपका सपोर्टिव साइकोथेरेपी है, इसमें पेशेंट को हेल्प करते हैं कि वो जो उनका डर है उसको कैसे फेस करें, है ना। तो ये ट्रीटमेंट के दौरान ये सारी चीज़ें की जाती हैं। तो इस प्रकार से ये आपका इंटरवेंशंस भी होते हैं। फिर बिहेवियर थेरेपी है, इसमें अलग अलग टेक्निक्स यूज़ किए जाते हैं, रिलैक्सेशन टेक्निक है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, ये सारी चीज़ें यूज़ की जाती हैं। एक्सपोजर थेरेपी है, अब क्या किया जाता है कि इसमें जो व्यक्ति है जिसे उस चीज़ से उसे डर है उसको धीरे धीरे क्या किया जाता है, जिस चीज़ से उसे डर है उससे एक्सपोजर किया जाता है ना, एक बार में नहीं, धीरे धीरे किया जाता है ताकि जो व्यक्ति है वो अपने डर को कंट्रोल कर सके। फिर आता है सिस्टमेटिक डिसेंटेजाइजेशन, इसमें एक्सपोजर दिया जाता है अपने डर से जो उसके प्रॉब्लम समस्याएं हैं, इसी प्रकार से बाकी भी समस्याएं होती हैं, ठीक है। तो उनको इस प्रकार से ट्रीट किया जाता है बिहेवियर थेरेपी के अंदर, ठीक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। और फिर है आपका कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। लोगों कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी मतलब आप जानते हो कि सोचने के समझने की जो तरीका है उसको कैसे बेटर किया जा सके पॉजिटिव तरीके से, या कैसे बेहतर सिचुएशन को देखने का तरीका डेवलप किया जा सके, ये कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी और फैमिली थेरेपी ये एक इसका हिस्सा है, ठीक है। फिर इसके बाद आता है डिप्रेशन। देखिए डिप्रेशन आजकल हर मतलब व्यक्ति को आप देखोगे तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस में है वो, और जब वही स्ट्रेस लेवल बढ़ जा रहा है तो लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। और अभी सबसे बड़ी समस्या अगर देखें पूरे विश्व में तो यही है समस्या जो मानसिक स्वास्थ्य को लेकर है। डिप्रेशन में लोग हैं बट उन्हें आइडिया नहीं होता है, वो अपनी डेली लाइफ की चीज़ों को कैसे भी कर रहे हैं बट पता नहीं चलता है, तो बहुत बड़ी समस्या है और साथ, ठीक है। तो डिप्रेशन इज़ अ कॉमन मेंटल इलनेस दैट कैन अफेक्ट इंडिविजुअल ऑफ ऑल एजेस। अब देखिए अब कोई छोटा बच्चा अगर उसे कोई कहेगा अरे छोटे बच्चे को थोड़ी डिप्रेशन हो सकता है, आप नहीं जानते हो किसके साथ क्या समस्या है, उसके साथ क्या वो चीज़ एक्सपीरियंस फील कर रहा है, क्योंकि हर इंडिविजुअल यूनिक है, उसकी सिचुएशन अलग होती है, उसकी प्रॉब्लम अलग होती है, उसके पीछे का कारण अलग होता है ना।
तो आप किसी को नहीं कह सकते हो, ठीक है। देयर इज़ अ हायर लाइकलीहुड ऑफ डेवलपिंग डिप्रेशन इन इंडिविजुअल विद अ फैमिली हिस्ट्री ऑफ मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। मतलब अधिकतर देखा जाता है जो जिनकी फैमिली हिस्ट्री में डिप्रेशन की समस्या डिसऑर्डर रही है उनके में देखा जाता ज़्यादातर, ठीक है। विथ रिलेटिव सच एज चिल्ड्रन, सिबलिंग्स एंड पेरेंट्स बीइंग अप टू 3 times मोर लाइकली टू एक्सपीरियंस द इलनेस कंपेयर टू द दोज विदाउट अ फैमिली हिस्ट्री, ठीक है। तो अगर किसी के घर में माता पिता में किसी को ये समस्या है, भाई बहन में है, तो वो चीज़ बच्चे में देखने को मिल जाएगी, है ना। या पेरेंट्स में है तो बच्चे में, और किसी और भाई बहन में तो दूसरे वाले सिबलिंग में हो जाएगी, तो ये देखने को मिल जाती है, ठीक है। Individuals with chronic physical illness and those with substance abuse disorder are also at an increased risk of developing depression। अब देखिए जो लोग मादक पदार्थ का सेवन करते हैं, है ना, उनके में भी ये चीज़ें देखी जाती हैं। कोई ड्रग एडिक्ट है उसके अंदर भी आप देखोगे डिप्रेशन में ये सारी चीज़ें डेवलप हो जाती हैं, ठीक है। तो ये किसी को भी हो सकता है, किसी भी इन सभी कारणों में से, ठीक। अब देखिए इसमें क्या होता है, डिप्रेशन जो है इसमें लाइफ टाइम प्रिवलेंस की बात करता है। 15.3% के लगभग लोगों में एक्सपीरियंस किया जाता है, रिकरिंग एपिसोड देखने को मिलता है ये, है ना, डिप्रेशन का पूरे लाइफ टाइम में, ठीक है। और किसी को भी हो सकता है, हमने भी बात की ना, उसमें कोई एज या जेंडर नहीं होगा, किसी को भी हो सकता है। क्लिनिकल फीचर में क्या है, कॉमन क्लिनिकल फीचर ऑफ डिप्रेशन इंक्लूड, जैसे इसमें क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। सैडनेस होगा, लॉस ऑफ इंटरेस्ट, मतलब व्यक्ति जो होगा वो उदास दिखेगा आपको। कई बार तो नहीं भी दिखते हैं उदास, बट वो डिप्रेशन में होते हैं, वो पता नहीं चलता है, क्योंकि वो लोगों के सामने वो उस तरीके का खुद को शो करते हैं कि सारी चीज़ें नॉर्मल है, तो ये आप नहीं जान सकते हो, लेकिन एक लक्षण है ये। सैडनेस है ना, किसी चीज़ को करने में मन नहीं लगेगा, कोई एक्टिविटी करने में इंसान इंजॉय नहीं करेगा कुछ भी कर रहा है तो, ठीक है। देखेंगे उनको भूख कम लगेगी, या खाने में इस प्रकार से बदलाव आएगा, भूख कम लगे, या हो सकता है बहुत ज़्यादा खा रहा हो स्ट्रेस डिप्रेशन में व्यक्ति, ठीक है। स्लीप में डिस्टर्बेंस होगी, नहीं सोएगा, रात को जगा रहेगा, पूरे दिन जगा रहेगा। कई बार लोग 2-2, 3-3 दिन, हफ्ते हफ्ते भर नहीं सोते हैं इस कारण से, ठीक है। फिर साइकोमोटर रिटार्डेशन समस्या आती है उनको, अपने जो भी मतलब क्रियाकलाप है करने में, साइकोमोटर जो संबंधित समस्या है वो देखने को मिल जाती है, ठीक है। लॉस ऑफ एनर्जी, एनर्जी फील नहीं होगी, ऊर्जा नहीं महसूस होगा। फीलिंग ऑफ गिल्ट, इंसान गिल्ट में रहेगा। ऐसे बहुत सारी समस्याएं होंगी, ठीक है। और इसका कारण हमने कहा कि देखिए ये जेनेटिक भी हो सकता है, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, कोई भी फैक्टर हो सकता है, क्योंकि देखिए अब ये अधिकतर देखा जाता है कि अगर फैमिली हिस्ट्री में है तो वो होता है। और दूसरी चीज़ ये तब भी होता है जब इंसान डेली लाइफ की चीज़ों को जब कर रहा है और उसमें उसके साथ कुछ ऐसी घटना घटित हो जा रही है जो उसके लिए ट्रिगर का काम कर रही है, जिससे ये सारी चीज़ें उसके अंदर डेवलप हो जा रही हैं, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिलता है डिप्रेशन में, ठीक। अब इसमें भी टाइप्स हैं। डिप्रेशन कैन मैनिफेस्ट इन वेरियस कंडीशंस एदर सिम्टम्स ऑफ अनडेयरिंग फिजिकल और मेंटल इलनेस और एज अ सिंड्रोम। द फॉलोइंग मेंटल डिसऑर्डर में प्रेजेंट सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। अब देखिए किसी भी कारण से हो सकता है, आपको ये इसमें सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। देखिए कई बार लोग फिजिकली बीमार होने के कारण उनका जो मानसिक स्वास्थ्य होता है वो बिगड़ जाता है, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। और कई बार डिप्रेशन या मानसिक स्वास्थ्य खराब होने के कारण क्या होता है, उनके शरीर में वो चीज़ें समस्याएं दिखने लगती हैं। तो ये मतलब एक दूसरे से जुड़े भी हुए हैं, और लक्षण आप देख के पहचान, मतलब आपको देखने को मिल जाते हैं ऐसे टाइप के, ठीक है। अब देखिए मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर होता है। दिस इलनेस डिस्टर्ब्स अ पर्सन मूड, बिहेवियर, थॉट प्रोसेस एंड फिजिकल हेल्थ। अभी हमने बात की कि अब भाई कोई व्यक्ति डिप्रेशन में होगा तो उसका आप देखोगे मूड अचानक से चेंज हो जाएगा। भी मतलब उसके मूड में आप देखोगे जो हंसता खेलता आदमी वो उदास रहने लगा। बिहेवियर में आप उसके देखोगे कि अब उसे कोई इंटरेस्ट नहीं दिख रहा है कहीं पे, या कोई भी सिचुएशन किसी भी चीज़ के बारे में बात हो रही है तो वो नेगेटिव थॉट्स ही उसके आपको देखने को मिलेंगे, है ना। फिजिकल हेल्थ में आप देखोगे वो लेजी फील करेगा, बिस्तर पे पड़ा रहेगा, उसके शरीर में लगेगा उसे कि एनर्जी नहीं है। ये सारी चीज़ें होंगी, और ये क्या होता है, ऐसे एपिसोडिक होता है, ये आपको बार बार उसमें देखने को मिलेगा, ऐसे मतलब लंबे समय तक देखने को मिलेगा। तो ये टाइप एक है डिप्रेशन का, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपकी हैं। और फिर उसको लोगों से मिल के नहीं रहने का, उसे आइसोलेशन में रहना पसंद आएगा। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी जब व्यक्ति डिप्रेशन में होगा, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर में, ठीक है। फिर आता है आपका डिस्टीमिया।
सिम्टम्स ऑफ डिस्टमिया आर मिल्डर बट लास्ट लॉन्गर, मतलब ये आपको माइल्डर देखने को मिलता है कि माइल्ड है रहेगा लेकिन लंबे समय तक रहेगा, ठीक है। इंडिविजुअल विथ डिस्टमिया में एक्सपीरियंस significant disability over the long term and feeling distressed most of time. They are also at risk for developing medical condition like heart attack and certain types of cancer due to changes in the immune system. अब देखिए माइल्ड है बट वो लंबे समय तक अगर कोई समस्या रह गई तो वो बीमारी का कारण बनेगी ही बनेगी, मतलब ऑलरेडी ये एक समस्या है, लेकिन जब ये लंबे टाइम के लिए होता है तो ऐसे में क्या होता है कि व्यक्ति का जो फिजिकल कंडीशन है वो खराब होने लगता है और उसके कारण से अब उसके अंदर जो इम्यून सिस्टम उसका कमज़ोर हो जाएगा और बाकी उसके जो ऑर्गन्स है वो भी धीरे धीरे काम करना ढंग से बंद कर देंगे, क्योंकि जो जिस तरीके से उसे अपने एपिटाइट वो बाकी चीज़ों पे ध्यान दे रहा होगा वो नहीं दे रहा होगा, तो इसमें हार्ट अटैक और कैंसर के कुछ टाइप्स भी डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। फिर आता है आपका पोस्टमार्टम डिप्रेशन। ये समस्या महिलाओं में देखने को मिलती है। ऐसा अधिकतर होता है कि जब बच्चे का जन्म होता है उसके बाद महिलाओं में ये आपको माइल्ड डिप्रेशन के तौर पे देखने को मिलता है। एंजाइटी, टेंशन और फीलिंग ऑफ अनवेल, ये सारी चीज़ें वो देखने को मिलती हैं और ये हो सकता है कि कुछ घंटों के लिए भी हो और कई बार कुछ दिनों के लिए होता है। और अगर कई बार ऐसा होता है कि ये समस्या लंबी चली गई तो लंबी चली गई है ना, फिर उसके लिए ट्रीटमेंट कराना पड़ता है, लेकिन अधिकतर ये कुछ डेज में ख़त्म हो जाता है, बट चांसेस होते हैं कि इसका ये पड़े। अब ऐसे में अगर माँ को ये समस्या है तो वो बच्चे को देखभाल तो करना दूर है, वो अपने आप का भी ध्यान नहीं रख पाएगी, नॉर्मल नहीं रह पाएगी। तो ऐसे में ज़रूरी है कि सपोर्ट यहाँ पे मिले। ऐसे डिप्रेशन बहुत बड़ी समस्या है, ये पोस्टमार्टम डिप्रेशन अधिकतर महिलाओं को होता है, ठीक है। न्यूबॉर्न के साथ थॉट ऑफ हार्मिंग। अब ऐसे में क्या होता है कि जो नया माँ होती है वो अपने बच्चे के साथ उसे लगता है कि वो बच्चा उससे नुकसान पहुंचा देगा या उसके कारण बच्चे को नुकसान पहुंच जाएगा। बहुत सारी चीज़ें इसमें होती हैं, आप मतलब ये सारा कुछ दिमाग का आपका खेल है, ठीक है। फिर आता है मैनेजमेंट ऑफ डिप्रेशन। अब दवाओं के माध्यम से, मेडिकेशन के माध्यम से किया जाता है ट्रीटमेंट, है ना। एंटी डिप्रेशन दवाएं दी जाती हैं। फिर साइकोडायनेमिक अप्रोचेज भी यूज़ किया जाता है, व्यक्ति के बारे में, उसकी पास्ट लाइफ के बारे में, उसके साथ जो ट्रॉमा या ऐसा कुछ हुआ है उसको अच्छे से समझने की कोशिश की जाती है। साइकोडायनेमिक अप्रोच यूज़ किया जाता है। अनकॉन्शियस माइंड की कन्फ्लिक्ट को समझने के चीज़ों को उसमें शामिल किया जाता है, ठीक है। फिर इंटरपर्सनल जो थेरेपी है कम्युनिकेशन के द्वारा, है ना, कैसे व्यक्ति को असेस किया जाए, उसमें क्या क्या सिम्टम्स को कैसे असेस करें, उसको कैसे ट्रीट करें, ये सारी चीज़ें कम्युनिकेशन के थ्रू की जाती है। फिर बिहेवियरल थेरेपी है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है, इसके माध्यम से भी चीज़ें की जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी डिप्रेशन को मैनेज करने के लिए की जाती है। मतलब दवाओं के अलावा यहाँ पे जो थेरेपी होती है वो बहुत हेल्पफुल होती है, ठीक है। फिर आपका आता है सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर, ठीक है। अब सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। अब इसमें क्या होता है कि सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर बिल्कुल अलग दिखेगा आपको, है ना। इसमें आपको जो फिजिकल प्रॉब्लम्स होती है वो उभर के आ जाती है। वो एक्चुअल में वो प्रॉब्लम नहीं रहेगी लेकिन वो दिखेगी। जैसे देखोगे आप शरीर में कहीं पे दर्द होगा, है ना। छोटे बच्चों में देखिए पेट दर्द, सर दर्द, आप कॉमन एडल्ट्स को भी देखिए ये समस्या होती है। तो ऐसे में क्या होता है, उनके सर में दर्द होता है या कहीं पे किसी भी जगह पे कोई प्रॉब्लम है, वो उसका दर्द होगा, वहाँ पे कोई समस्या नहीं रहेगी लेकिन ये सिर्फ पेन फील होगा उन्हें, ये इसके कारण होता है, ठीक है। और फिर इस डिसऑर्डर के बारे में क्या कहते हैं, टाइप्स हैं जो इसमें, तो सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर जो है, ठीक है, इसमें कहा जाता है कैरेक्टराइज बाई अ हिस्ट्री ऑफ मेनी फिजिकल कंप्लेंट्स beginning before the age of 30 years that occur over a period of several years and result in treatment being sought or significant impairment in social, occupational or other important areas of functioning। अब ये देखिए कहा गया है कि 30 वर्ष की आयु से पहले शुरू होने वाली कुछ कई शारीरिक शिकायतें होती हैं, है ना। इसमें क्या होता है, व्यक्ति के हेल्थ पे, फिजिकल हेल्थ पे ऐसा असर पड़ता है कि अब उसके लिए जो उसका डेली लाइफ का काम होगा ना, उसका सोशल फंक्शनिंग जो होगा, ऑक्यूपेशनल उसका काम कुछ होगा, उसको करने में समस्या आने लगेगी, क्योंकि उसे लगेगा कि भाई अब किसी व्यक्ति को मान लीजिए हेडेक है, अब वो उसको लग रहा है कि उसे कोई मेजर बीमारी हो गई है, वो हेडेक जा ही नहीं रहा है, तो ऐसे में क्या होगा, वो अपने काम पे कंसंट्रेट कर पाएगा, उसे कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो ये चीज़ें आपकी आ जाती हैं इसमें।
ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट पे। फिर आपका आता है कन्वर्जन डिसऑर्डर, ठीक है, रूपांतरण विकार। इन्वॉल्व सिम्टम्स और डिफिसिट्स ऑफ अफेक्टिंग वॉलेंट्री मोटर और सेंसरी फंक्शन दैट सजेस्ट अ न्यूरोलॉजिकल और अदर जनरल मेडिकल condition but are not fully explained by it. Example include paralysis, blindness और difficulty speaking। देखिए कन्वर्जन डिसऑर्डर में क्या है, अब व्यक्ति को ये मानसिक कोई समस्या है, किसी चीज़ से उसकी कोई एक्सपीरियंस उसका है, उसकी वजह से उसे समस्या हुई है। अब उसको क्या फील हो रहा है, इसका एक एग्जांपल पैरालिसिस है। लोगों को मानसिक समस्या रहती है बट वो पैरालिसिस के तौर पे दिखती है ना। ब्लाइंडनेस हो जाती है, डिफ़िकल्टी इन स्पीकिंग, लोगों को बोलने में दिक्कत आने लगती है। तो ये क्या, ये कन्वर्जन डिसऑर्डर है, ठीक है। फिर हाइपोकार्डियासिस जो है कैरेक्टराइज बाई प्रीऑक्यूपेशन with fears of having a serious illness based on a misinterpretation of bodily symptoms despite medical reassurance, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें व्यक्ति को लगता है कि मेरी शारीरिक कुछ लक्षण है जिसमें कोई समस्या है। अब उसको कोई गंभीर समस्या नहीं है, लेकिन व्यक्ति को लग रहा हो कि मुझे बहुत गंभीर समस्या हो गई और ये अब ठीक नहीं हो पाएगा, मैं इसके बिना मेरा कुछ चलेगा ही नहीं काम, अब मेरा तो मतलब कहेंगे जीवन बर्बाद है, वो इस प्रकार का सोचने लगता है। तो ऐसी भी समस्याएं देखने को मिलती हैं, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट है बॉडी डिस्फॉर्मिक डिसऑर्डर। अब इसमें क्या होता है, जो व्यक्ति होगा उससे वो ऐसा इमेजिन करने लगेगा कि भाई अब मेरा जो मतलब लुक है या मेरा जो बॉडी अपीयरेंस है इसमें कुछ डिफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम है। उसको अपनी नाक टेढ़ी लगने लगेगी या उसको लगेगा कि उसकी आंखें बहुत बड़ी हैं, कुछ भी मतलब जो कि एक्चुअल में नहीं है, लेकिन उसको अपने अंदर कोई ना कोई उसके बॉडी में डिफेक्ट दिखने लगेगा। मैं देखने में अच्छा नहीं हूँ, लोग मुझे अच्छे तरीके से नहीं देखेंगे, हो जाता है कुछ लोगों को प्रॉब्लम। और ये कारण होता है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं इसके, है ना। हो सकता है उनके साथ इस प्रकार का बिहेवियर किया गया हो, उन्हें इस तरीके से बार बार बोला गया हो बचपन से, तो उनके अंदर कुछ चीज़ डेवलप हो गई हो, तो ये किसी भी कारण से हो सकता है आपका। और ये सब कुछ मेंटल जो कंडीशंस हैं उसी से ही उपज के आती हैं। ये शरीर में कोई समस्या नहीं है, लेकिन व्यक्ति को लग रहा है कि हाँ ये भाई मेरे लिए समस्या है, ठीक है। फिर पेन डिसऑर्डर है, इसमें भी व्यक्ति यही होता है कि उसको पेन फील होता है। ऐसे में उसको समस्या लगती है कि मुझे इस शरीर में कहीं पे लगातार दर्द है ना। इसके लिए कुछ अलग से कोई चीज़ नहीं है, सेम आपको उसी तरीके से इसको देखना होगा, ठीक है। अब उसको समस्या लगेगी तो उसको काम करने में दिक्कत आएगी, वो अपने डेली लाइफ के काम को नहीं कर पाएगा। हो सकता है किसी को कंधे में ही दर्द हो गया हो, अब उसे लग रहा हो कि मेरी हड्डी टूट गई है, अब वो परेशान है उससे व्यक्ति। अब वो जो नॉर्मल व्यक्ति काम करता है डेली वो नहीं कर पा रहा है, उसकी वजह से उससे और स्ट्रेस हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें सब कुछ, ये मतलब इतनी सारी चीज़ें जो है ना, दिमाग में कोई समस्या आपके आ जाती है किसी चीज़ को लेकर, तो ये सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं कह सकते कि मेंटल डिसऑर्डर सिर्फ आपके मन को प्रभावित करता है, वो आपके बॉडी को भी प्रभावित करता है। तो ये सारी चीज़ें हमने आज डिस्कस कर ली हैं। आगे के वीडियो में हम बाकी डिसऑर्डर्स को भी डिस्कस करेंगे। और आप लोग कोशिश करिए कि रिवीजन करिए इस वीडियो को। अगर आप 2 बार भी देख लोगे हाई स्पीड करके थोड़ा सा, तो आपको हेल्पफुल रहेगा। तो लास्ट टाइम में बहुत कुछ नया नहीं पढ़ना है, लेकिन ये कुछ चीज़ ज़रूरी है, इसलिए मैं आपको बता दे रही हूँ। बाकी प्रिपरेशन करते रहिए एंड ऑल द बेस्ट।